अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, इसरार कसाना वंस अगेन। उम्मीद है कि आपके रोज़े ठीक चल रहे होंगे। हमारा यहाँ पे इफ्तार का टाइम हो चुका हुआ है, हमने इफ्तार कर लिया है और आप लोग अब जो पाकिस्तान में हैं वो रोज़ा रख चुके हुए होंगे और जो बाकी नॉर्थ अमेरिका वगैरह में हैं तो उनका भी रोज़ा खुल चुका हुआ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। मैंने जैसे पहले आपसे कहा था कि आज हम बात करेंगे हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त अरसलान इफ्तिखार साहब से, और उनका तारुफ मैं करवाऊंगा और उनके साथ बात भी करेंगे। लेकिन पहले मैं उनको ज़रा कोशिश करके ज़रा स्क्रीन पे ले आता हूँ, फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम इसरार भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है आप सुनाएं। अच्छा, मैं ज़रा थोड़ा सा लोगों को बता दूं कि हम किससे बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अरसलान इफ्तिखार साहब के साथ। और अरसलान के बारे में मैं सिर्फ इतना बता दूं कि वेरी फेमस जर्नलिस्ट माशाल्लाह, लॉयर हैं, CNN पे भी आते हैं, कोई चैनल ऐसा नहीं है जो उन्होंने छोड़ा हो, और ये लिखते भी हैं, ये मुख्तलिफ किताबों के रिव्यूज़ भी करते रहते हैं। इनकी अपनी एक किताब भी है स्केप गोट के नाम पर शायद, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो पोर्टल्स हैं, मुख्तलिफ जो वेबसाइट्स हैं CNN समेत, उनके लिए आर्टिकल्स भी लिखते हैं। इन्होंने themuslimguy.com भी बनाई हुई है, उसके ये फाउंडर भी हैं। तो मतलब पाकिस्तान और अमेरिका और हर जगह पे एक बहुत बड़ा नाम माशाल्लाह अरसलान। और मेरे साथ इनका कोई 20 साल पुराना ताल्लुक है, जब ये अभी बहुत यंग हुआ करते थे। अभी तो जरा थोड़े से बड़े बड़े लग रहे हैं, लेकिन ये है कि अरसलान इज जस्ट लाइक अ यंगर बॉय और जस्ट लाइक अ यंगर ब्रदर, और मुझे बहुत प्यारे हैं ये। तो अरसलान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू फॉर हैविंग मी इसरार भाई। अच्छा अरसलान, ये तो आपका एजुकेशनल और प्रोफेशनल करियर तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम बेसिकली इकट्ठे हुए हैं आपकी जो पेनी अपील है, जो कि आप एक ऑर्फन स्कूल बना रहे हैं सुहावा पाकिस्तान में, जो कि जेहलम के पास है। जी, ज़रा थोड़ा सा मुझे बैकग्राउंड बताएं कि ये एक तरफ आपका ये बैकग्राउंड कि आप माशाल्लाह इतने अच्छे जर्नलिस्ट, बड़े जर्नलिस्ट, और इतना एक्सपोजर, और उसके बाद फिर आपको इस तरह का काम का ख्याल कैसे आया? पहली बात ये कि इसरार की मेरा जो लीगल बैकग्राउंड है वो इंसानी हुकूक में है। आई एम ह्यूमन राइट्स लॉयर, एंड तो ऑब्वियसली जहाँ पे भी लोगों को मुसीबत पड़ रही है, मैं उनके लिए आवाज बनना चाहता हूँ। तो इन एडिशन टू बीइंग अ जर्नलिस्ट एंड मीडिया कमेंटेटर, मैं एक ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ। एक एनजीओ है पेनी अपील, यूके का एनजीओ है। यहाँ अमेरिका में भी एक ऑफिस है पेनी अपील यूएसए, और पाकिस्तान में भी ऑफिस है इस्लामाबाद में। तो पेनी अपील का मैं एक brand ambassador हूँ। और one of the projects that we do in addition to building water wells and feeding hungry people is building orphan villages. तो हमने 2 orphan kind villages बनाई हैं, एक पाकिस्तान में और एक अफ्रीका में, गैम्बिया में। और इन villages में हम क्या करते हैं कि हम 100-200 बच्चों को हम पूरा शहर बनाते हैं उनके लिए। हम घर बनाते हैं उनके लिए, 10-12 घर बनाते हैं जिनके 10-12 यतीम रहते हैं, 2 फॉस्टर मदर्स के साथ फुल टाइम। स्कूल्स बनाते हैं, लड़कियों का स्कूल बनाते हैं, लड़कों का स्कूल बनाते हैं। विलेज के अंदर मस्जिद भी है, जिम्नेजियम भी है, डायरेक्टर्स रेजिडेंस भी है। ये बेसिकली हम ऐसे करना चाहते हैं कि हम पूरा शहर बनाना चाहते हैं इन टीमों के लिए, कि वो अपनी जो ग्रेटर सोसाइटी है उसके अंदर वो इंटीग्रेट हो जाए। तो आपने जैसे कहा था, ये है सुहावा पाकिस्तान में, जेहलम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बिल्कुल तकरीबन इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान। तो हमने 3-4 साल पहले एक बहुत बड़ा प्लॉट लैंड का खरीद के हमने ये शुरू किया, मल्टी मिलियन डॉलर प्रोजेक्ट। हमारा अंदाजा है कि इंशाअल्लाह 2022 या 2023 तक ये पूरा विलेज बनना चाहिए। और मैं हर साल इसके लिए रमजान में फंड रेजिंग कैंपेन करता हूँ, जिसमें मैं एक छोटा सा सेक्शन इस विलेज का मैं उसके लिए फंड रेज करता हूँ। जैसे पिछले साल मैंने जो डॉर्मेटोरी हाउसेज हैं बच्चों के लिए, मैंने उनके लिए रेज किया था। और इस साल मैं अल्लाह के फजल से जो लड़कियों का स्कूल है वहाँ पे, उसके लिए $1 लाख
मैं रेस कर रहा हूँ www.myorphanvillage.com पे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने $90,000 रेस कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह ये आखिरी 10 दिनों में रमज़ान के हम और भी $10,000 रेस करके हम अपना गोल कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट ईयर it'll be another project. तो अगेन ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, और पेनी अपील की ये खासियत है इसरार भाई कि हम यतीमों को पूरी जिंदगी दिलाना चाहते हैं। तो हम उनको होलिस्टिक लाइफस्टाइल दिलाना चाहते हैं। हमारे जो स्कूल्स हैं, हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, हम उनको सिर्फ पढ़ाते सिखाते नहीं हैं, हम उनको करारी लेसन्स देते हैं, डॉक्टर्स को लाते हैं फॉर फ्री, डेंटिस्ट को लाते हैं, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को लाते हैं, जो स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं उनमें हम उनको एक्टिव बनाते हैं। तो बेसिकली हम उनको बेसिकली जो होलिस्टिक जो हर बच्चे की जिंदगी होनी चाहिए, हम उनको वो दिलाना चाहते हैं ऑर्फन विलेजेस के साथ। वेरी गुड। मुझे एक हदीस याद आ रही है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ऑर्फन्स के साथ उनकी मदद करेगा, उनको गाइड करेगा, उनको रेस करेगा, तो वो क़यामत वाले दिन मेरे साथ ऐसे उन्होंने उंगली करके दिखाया कि वो ऐसे होगा जैसे उंगली के साथ उंगली खड़ी हुई हो। बिल्कुल, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है आपका। और अरसलान, ये मुझे बताएं कि ये जो स्कूल जो बना रहे हैं, इसमें लड़कियों का और लड़कों का ये मिक्स होगा या ये अलग अलग से हैं बच्चों के? जिस तरह के हम लोग पाकिस्तान में देखते हैं कि कुछ स्कूल्स बच्चों के मिक्स होते हैं, कुछ लोग अलहदा भी पसंद करते हैं। तो ये आपका प्रोजेक्ट किस तरह का है? हमारा अभी प्रोजेक्ट जो है वो हाई स्कूल सेपरेट बना रहे हैं अभी। वो एक लड़कियों का हाई स्कूल बना रहे हैं, एक लड़कों का हाई स्कूल बना रहे हैं, लेकिन लड़के और लड़कियां विलेज के अंदर दोनों रहेंगे, राइट? वी हैव डिफरेंट डॉर्मेटोरीज based on the gender of the child, and each dormitory के अंदर 2 foster mothers होंगी। तो मैं इन घरों में जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, मैं इनके अंदर जा चुका हूँ, और ये टॉप ऑफ द लाइन घर हैं। इनमें ग्रेनाइट काउंटर टॉप्स हैं, स्टेनलेस स्टील अप्लायंसेस जो मेरे घर के अंदर नहीं है। तो हम इन बच्चों के लिए obviously we want to give them the best in everything, and हम ये करें कि 10-12 बच्चे एक घर में रहेंगे। 5-6 बच्चे ऊपर रहते हैं, तो घर के ऊपर वहाँ पे एक फॉस्टर मदर फुल टाइम उनके साथ रहती है, और फिर बॉटम लेवल पे 5 और 6 बच्चे रहते हैं, वहाँ पे एक फुल टाइम फॉस्टर मदर रहती है। एक फॉस्टर मदर वहाँ पे सोती है, खाना खिलाती है, उनको पढ़ाती हैं। These are full time employees of Penny Appeal, and many of them are trained in social work and these sorts of things. So again, like we want to give them as normal of a childhood as possible, inshallah. अच्छा, ये बताएं अरसलान के जो पाकिस्तान में जो ऑर्फन्स हैं, ज़ाहिर है उनकी बहुत बड़ी तादाद है जी। तो आपका तो प्रोजेक्ट अभी ज़ाहिर है अभी शुरू हुए हैं, तो आप कैसे उनको सॉर्टिंग कैसे करते हैं? कैसे पता चलता है कि कौन से बच्चे आप लेंगे, कौन से नहीं लेंगे? इसका कोई क्राइटेरियन है या किस तरह आपकी कोई टीम है वहाँ पे? That's the key is that we have a team in Pakistan. Not only do we have a team in Pakistan, we have a full office, Penny Appeal office in Islamabad, with 30 or 40 full-time staff. And इस ऑफिस की खासियत ये है कि जो 30-40 लोग जो वहाँ पे काम करते हैं, they all have worked for the UN. They've all worked for the World Health Organization. They've all worked in NGOs, in development, relief. And so these are people who understand not only the needs of Pakistanis on the ground, because obviously they are Pakistanis, लेकिन वो international organizations में काम कर चुके हैं, they know the best practices in order to make sure that there's transparency. Penny Appeal Pakistan is actually one of the few NGOs in Pakistan which gets audited every year by external American and British auditing firms. Again, to show that transparency. उनकी अपनी system है, वो जैसे वो select करते हैं कौन सी team आ सकते हैं in villages के अंदर. There's a strong vetting process. वो उनकी families, जो extended families हैं, जो चाचे मामे फूफियाँ हैं, उनसे मिलते हैं, interviews करते हैं, उनके गांव में जाते हैं. This is a full-fledged professional operation that we have going at myorphanvillage.com, and that's why they're spending millions of dollars to build these huge villages that will not only help the first children that enter, but also जो future generations हैं यतीमों के पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह. अरसलान, जैसा कि आप बात कर रहे हैं, मैं साथ साथ आपकी जो वहाँ की तस्वीर हैं वो भी हम दिखा रहे हैं अपने नाज़रीन को, और मैं चाहूँगा कि जिन लोगों के क्वेश्चंस वगैरह हों वो भी हमें पूछ सकते हैं, ताकि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए
हम आपसे भी पूछ सकें कि क्या मसाइल हैं। और अच्छा ये बताएं कि अरसलान, जो इस वक्त सिचुएशन है, इस वक्त आप सिर्फ पंजाब में काम कर रहे हैं या आपका कुछ प्लान बाकी सूबों में भी काम करने का है? अभी जो ऑर्फन काम जो हम करें वो ज़्यादातर पंजाब में ही है, नॉट ओनली लेकिन इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर हमारे और ऑलरेडी यतीमों के घर हैं। हमारा प्रोजेक्ट है मेरा अपना घर। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैं पंजाब के अंदर जो बड़ी मजेदार प्रोग्राम है, जो बुजुर्गों को इकट्ठे एक घर में रखते हैं। तो 80-90 साल के जो बुजुर्ग हैं, वो हाँ मैंने पहली दफा देखा है अपनी जिंदगी में, गया वहाँ पे एक केयर टेकर होता है, वहाँ पे एक फार्मासिस्ट उनके साथ रहता है। बेसिकली जो सोसाइटी जो लोग भूल चुके हैं इन बुजुर्गों को, हम उनका ख्याल रखते हैं। बाकी पाकिस्तान के अंदर हमारे दूसरे प्रोजेक्ट्स भी हैं। हम वाटर वेल प्रोग्राम भी वहाँ पे बनाते हैं सिंध के अंदर। वो उसकी खासियत ये है इसरार भाई कि हम जो वाटर वेल्स बनाते हैं, हम सोलर पावर्ड वाटर वेल्स बनाते हैं। तो ये जो सोलर पावर्ड वाटर वेल्स हैं, इनका कोई तकरीबन कॉस्ट होगा कोई $25,000 एक के लिए। लेकिन जब आप एक सोलर पावर वेल बनाते हैं तो वो 25-30-40 साल के लिए आपको कोई मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ती। और हम इन इलाकों में करते हैं। हम थरपारकर जाके, जो थार डेजर्ट है सिंध के अंदर, जहाँ 10 लाख लोग रहते हैं लेकिन पानी बहुत बहुत रेयर है, हम वहां पे जाके बनाते हैं। हमारा एक और भी प्रोग्राम है, इनकम जनरेशन प्रोग्राम, जिसमें हम बकरियां देते हैं बेवा औरतों को। हम एक बकरी नहीं देते, हम 3-4 देते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो ये नहीं होता कि ये खवातीन एक बकरा बेच के पैसे लेके बस खत्म कर लें। वो एक से दूध निकालेंगी, एक को मार्केट में भेजेंगी, एक को पालेंगी। तो हम we want them to be we wanted to create income. That's why it's called income generation. ये हमारे ये मुल्तान में भी है, ये पंजाब में भी है। तो हमारे पूरे पाकिस्तान में प्रोग्राम्स हैं, पूरे दुनिया में है। लाइक ऐसा हमारे अफ्रीका में भी प्रोग्राम्स हैं, हमारे मिडिल ईस्ट में भी प्रोग्राम्स हैं। लेकिन पाकिस्तान में हमारे मेन जो प्रोग्राम्स है वो ऑर्फन काइंड है, वो इनकम जनरेशन बकरियों के साथ, और फिर जो सोलर पावर्ड वाटर वेल्स जो है सिंध के अंदर। माशाल्लाह माशाल्लाह। और अरसलान, आज आपसे बात करते हुए ना मुझे आपका जो बैकग्राउंड है ना वो भी याद आ रहा है, क्योंकि आपका बैकग्राउंड मैं नाज़रीन को बताता चलूँ कि इशफाक साहब के साथ मिलता है। जो इशफाक अहमद साहब हमारे मरहूम बहुत बड़े स्कॉलर गुजरे हैं, बानो कुदसी आपा गुजरी हैं। आपके अंदर आज मुझे वो तस्वीर नज़र आ रही है, क्योंकि वो भी लोगों के साथ जुड़े हुए होते थे। तो आपको भी आज देखें, मुझे वाशिंगटन में आप बैठे हुए हैं और उधर बैठ के भी आप पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तानी लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। और वहाँ पे जो हमारे बेचारे डिप्रेस्ड लोग हैं, जो बेचारे हमारे डेस्टिट्यूट पाकिस्तानीज हैं, उनका आपको फिक्र है, ये आपके जीन्स में है। तो मुझे बड़ी खुशी है अरसलान ने ये काम शुरू किया हुआ है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि लोग कैसे डोनेट करें, कैसे कंट्रीब्यूट करें, वो जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें ताकि लोगों को पता चले कि क्या किया जा सकता है। जी, वेरी इजी। लोग इस वेबसाइट पे जाके www.myorphanvillage.com पे जाके वो हमारे लॉन्च गुड कैंपेन में डोनेट कर सकते हैं। हमारा कैंपेन जो है फुली ज़कात एलिजिबल भी है और टैक्स डिडक्टेबल भी है, जो आपके लोग यहाँ नॉर्थ अमेरिका में $1 लाख हमारा गोल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम 90,000 हमने रेज कर चुके हैं। इंशाल्लाह इन रमजान के आखिरी 10 दिनों में इंशाल्लाह बाकी हमारा गोल इंशाल्लाह हो जाएगा। तो ये बेसिकली 501c3 है आपकी? जी, 501c3 पेनी अपील यूएसए। उस वेबसाइट myorphanvillage.com पे आपको उसका फुल टैक्स आईडी नंबर मिलेगा। ये जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं वो मिलेगा। पूरा स्टोरी मैंने लिख के बताया। वहाँ पे मेरे वीडियोस मिलेंगे। वहाँ पे मैंने जो सोहावा के अंदर इन स्कूल्स में और इन ऑर्फन विलेजेस में जो फिल्म किए हैं 1-2 साल से, और मैं जाता रहूँगा वहाँ पे इंशाल्लाह जब तक ये विलेज ना बने। आपका नेक्स्ट ट्रिप कब लगेगा अरसलान? यार मेरा एक्चुअली अभी नियत थी जाने की। एक्चुअली ये जो कोविड-19 कोरोना वायरस क्राइसिस, मेरा एक्चुअली अभी मई में हम मार्च के एंड में एक दिन पहले मैंने अपनी फ्लाइट कैंसिल की थी। इतना क्लोज था, हमने कहा कि यार चले जाएं, शायद घुस के हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र हमने कैंसिल कर दी, बिकॉज उस अगले दिन पाकिस्तान ने कह दिया कि अगर आप यहाँ पहुंच गए तो आप फंस गए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तो फुल उम्मीद है इंशाल्लाह
if everything goes well, کہ وہاں جا کے اور بھی فلم اپڈیٹس کریں گے, اور ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے to give our donors around the world updates in terms of what's happening and motivate people. Again, like I said, obviously یتیم ہر ملک کے اندر ہیں پوری دنیا میں, لیکن جو لوگ پاکستان سے کنیکٹڈ ہیں, جن لوگوں کا پاکستان اور اس ملک سے کنیکشن ہے, وہ دیکھیں کہ جو ہم پردیس جو لوگ ہیں, ہم جو باہر کے رہنے والے ہیں. میں کبھی پاکستان میں میں کبھی نہیں رہا وہاں پہ. I was born in America, I was raised in America, لیکن اللہ نے میرے اندر پہلے بات تو یہ کہ انسانیت کے لیے جو پیار ڈالی, پیار محمد ڈالی ہے, اور پھر obviously جہاں میرے والد و والدہ اور میرے نانا نانی دادا دادی اور جو پوری فیملی رہتی ہے وہاں پہ obviously کنیکشن ہوگی. تو میں یہ کہ میں ایک چیز ہر بندے کو میں ریمائنڈ کرنا چاہتا ہوں, میں اپنے آپ کو ریمائنڈ کرتا ہوں کہ یہ جو اللہ نے ہمیں رزق جو دیا ہے, جو پیسے ہمارے جیب کے اندر ہیں, وہ یہاں پہ ہی رہنے ہیں. مجھے ایک چیز یاد رہتی ہے کہ جب انشاءاللہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے کہ ہمارے کفن کے اندر جیب نہیں ہوتے. ایک پیسہ نہیں ہمارا جانا ساتھ ہمارے ساتھ, تو جو بھی ہم یہاں پہ ہم ڈالیں اللہ کے نام, جو صدقہ جاریہ ہمارا بن جائے گا, جو ہمارا زکوٰۃ جو ہے وہ ہمارا صدقہ جاریہ بن جائے گا. انشاءاللہ جب ہم اللہ کے سامنے جائیں گے, ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بڑی خراب چیزیں بھی کی, لیکن تھوڑا بہت ہم نے دوسروں کے لیے بھی انشاءاللہ کیا, اچھا کام بھی کیا. اور یہی بات ہے جو میں پہلے کہہ رہا تھا ارسلان, کے آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ڈالی ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے آپ کے اندر یہ فیلنگز ڈالی ہیں. کیونکہ دنیاوی اعتبار سے ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بھی کوئی سکسیس ہو سکتی ہے وہ میرے اس چھوٹے بھائی کے پاس ہے. اس کے پاس شہرت بھی ہے, اس کے پاس پیسہ بھی ہے, اس کے پاس سب کچھ ہے, لیکن اس کے باوجود انسانیت کا جو درد ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا ہوا ہے. ارسلان, آئی ایم سو پراؤڈ آف یو. اچھا, اب مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزا دے. اب مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں آپ کو آن گراؤنڈ کوئی مین پاور کی اس طرح کی ضرورت یا اس طرح کے کچھ مسائل یا کوئی فیس کرنے پڑتے ہیں, یا اٹس اے اسموتھ سیلنگ؟ It's a pretty good operation there. Like I said, because we have a full-fledged office in Islamabad with 30 or 40 full-time staffers, many of whom not only have worked in international NGOs but within the Pakistani government as well, dealing with relief work, after the earthquakes in Mansehra or after the floods in Punjab in the past. So obviously, they have a lot of connections and ties with the government, and they work hand in hand. Obviously, you can't do a multi-million-dollar project in the middle of Punjab and have orphanages, and other programs throughout the country without, the support of the local government there. So it's important to have that connection, but also it's important to have the audits from outside British and American firms, and to make sure that you're running transparently. Obviously, wahan pe, inshallah, it minimizes the potential for any corruption or any other issues like that. And so, alhamdulillah, we try to operate as much above ground as possible. We're a full-fledged worldwide NGO. We're known all around the world, Britain, America, Pakistan, Africa. So it's a fully professional operation, and so inshallah we hope to expand our footprint not only in Pakistan but abroad as well. انشاءاللہ. اور یہ جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے, عمران خان کی گورنمنٹ, یہ آپ کو وہاں پہ سپورٹ کر رہی ہے کسی طریقے سے, یا ان کی طرف سے سپورٹ اس طرح نہیں ہے آپ کو؟ I mean, we've always gotten support from governments, whether it's Imran Khan's or Nawaz Sharif's. Again, like I said, when it comes to NGO work, when it comes to working with providing, water supplies in Tharparkar and Sindh, or income generation, or orphan villages, یتیموں کو کون نہیں کہے گا, رائٹ؟ obviously ہم سب, اللہ نے ہمارے سب کے اندر ہمدردی ڈالی ہے, تو inshallah we can use that to help promote good, not only in Pakistan but abroad as well. انشاءاللہ. یہ ہماری ایک ویور ہیں بریرہ ارشد صاحبہ, وہ پوچھ رہی ہیں کہ آپ کے جو انفارمیشن ہے وہ ہم اس کامنٹس میں ڈال دیں گے, تو ارسلان آپ مجھے بھیج دیں گے تو میں ایگزیکٹ وہ لنک جو ہے وہ اپنے کامنٹس میں ڈال دیں گے ہم لوگ,
ताकि लोग आपको कांटेक्ट कर सकें और डोनेट कर सकें जितना भी करना है, क्योंकि ये एक ऐसी कॉज है ख़वातीन हज़रात कि जो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है और हमें बहुत प्यारी होनी चाहिए, क्योंकि जो यतीम होते हैं उनको रेज़ करना एक सोसाइटी का भी फ़र्ज़ है और एक इंडिविजुअल का भी फ़र्ज़ है। तो लेट्स टेक दिस प्रोजेक्ट और अल्लाह ताला इसमें कामयाब करे अरसलान को और हम सबको। तो अरसलान, ज़रा कमिंग बैक टू द यूएस नाउ, तो ये मुझे बताएं कि आज कोविड-19 की वजह से आप लोग भी सारे अंदर ज़ाहिर फंसे हुए हैं और सारी दुनिया ही फंसी हुई है, तो हाउ आर यू कोपिंग विद दीज अनसेटलिंग टाइम्स? By fasting and praying. Ramadan has helped 2 billion Muslims, hopefully, inshallah, to become a little more spiritual and introspective. ये पहली दफा आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में, जिसमें पूरा ह्यूमन रेस थोड़ा सा पॉज बटन प्रेस हो चुका है. अल्लाह ने कहा कि आप सब रुक जाएं थोड़ी देर. And so I think at least for us Muslims, because of the fact that हम Ramadan ke andar, hopefully it has provided us with some time to reflect about not only ourselves but the world that we live in, the materialistic world that we live in, the hyper-capitalistic world that we live in. ये जो दुनिया के पीछे जो लोग भागते हैं, ये थोड़ा सा सोच समझ के कि at the end of the day अल्लाह सिर्फ कंट्रोल में, हमारे कंट्रोल कुछ नहीं है इसमें. Hopefully, मेरे लिए तो it's been a good experience. And so again, like I said, I as a Muslim, I'm always taught to see the positive in everything, and lucky rahmat hogi isme inshallah, and hopefully we come out of this better than we went into it. इंशाल्लाह. अच्छा अरसलान, आप, मुझे याद है आप एज ए लॉयर भी काफ़ी सपोर्ट करते थे मुस्लिम इशूज़ को, और वहाँ पे अमेरिका में आपको पता है जब 9/11 के बाद तो हमने वो सारा वक्त देखा और किस तरीके से वहाँ पे एक टफ दौर आया था मुसलमानों के लिए, उसमें भी आपने बहुत काम किया था, मुझे याद है. तो ये बताएं कि आजकल वहाँ पे इस्लामोफोबिया की क्या हालत है, स्पेशली आफ्टर ट्रम्प. और मुझे याद है आपने एक दफ़ा ये भी कहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इस्लामोफोबिया हो गया ये. तो ये अब क्या, एज ऑफ टुडे क्या सिचुएशन? As of today, I mean, I think COVID-19 has, taken the stage front and center. Islamophobia has still become part and parcel of the American political system. अगर आप Donald Trump की presidency देखें, अगर आप उसकी supporters or जो advisors जो उनको देखेंगे, they're some of the most anti-Muslim politicians in American history. And even now with COVID-19, आप यकीन करें इसरार भाई के Reuters जो news agency है, they actually had to fact check a claim that COVID-19 social distancing was an attempt to implement Islamic Sharia law in the United States. खुदा की कसम, मैं झूठ में मजाक नहीं कर रहा कि इन्होंने actually they fact checked it. They actually published an article about that. For a lot of people in America, कुछ भी हो वो मुसलमान को blame करेंगे. Hurricane हो, earthquake हो, pandemic plague हो, मुसलमानों का कसूर है. तो वो अभी sadly चलता रहेगा. And that's why I continue to do the work that I do. Obviously to not only educate people here in the West, but also protect the rights of over 10 million Muslims in North America, in the United States and Canada, and in Europe as well. Islam is being scapegoated in the world today in ways that it had never been before, and that's why the name of my book is Scapegoats, because scapegoat is actually a biblical term, meaning it goes back all the way to the beginning of time. And so the world has always needed a scapegoat to blame for the problems of the world, and sadly in many parts of the world today, Islam and Muslims are the first ones blamed. And so ये sadly अभी तक ये भी चलता रहेगा, and this is a generational issue. And it's something that people need to get on they need to become active in their local communities, whether it's in places like Calgary, Alberta, Canada, or in Chicago, Illinois, or Miami, Florida, or Paris, France, or Berlin, or Christchurch, New Zealand. I mean, we just commemorated the 1-year anniversary of the tragedy
of the Christchurch mosque massacre in March of 2019, जिसमें 51 log were murdered during Jummah Namaz by a white supremacist who not only hated Muslims but who was actually an inspiration for other white supremacist, mass murders and terrorists since that time. And so Islamophobia, agar aap dekhein, similar to anti-Semitism and the anti-Semitic acts of terrorism that we've seen here in the West in the last few years, the rise of white supremacism is a real issue that a lot of Western countries, even Canada, has to deal with. And so this is something that, again, is going to be a generational issue. I think this COVID-19 crisis gives us a moment of pause. You're already starting to see people with guns, going back into these protests and rallies, and these are the same sorts of people that protested against mosques and synagogues in the West. And so, people of conscience and minorities in the West, in the United States, Canada, and Western Europe need to bind together. They need to, group together and serve as allies for one another to make sure that at the end of the day, that the rights of all people are protected, inshallah. इंशाल्लाह. अच्छा, ये बताएं कि ये जो कोविड-19 के हवाले से बड़ी कॉन्स्पिरेसी थेरीज चल रही हैं, हमने वो डॉक्टर शीवा का सुना, हमने डॉक्टर बुटर का सुना, फिर ये अभी जूडी माइकोविट्स आ गई हैं. ये जो थेरीज पेश की जा रही हैं, आर पीपल बाइंग इट? Yes. They are buying it? Yes, they are. That's the problem. That's the problem in the world today. कि कई लोगों के लिए their primary news source is WhatsApp forwards, and especially I hate, especially aunties and uncles, of the elder generations जिनको technology का इतना पता नहीं है, वो phone के अंदर एक forward आ जाता है WhatsApp के अंदर, तो वो समझते हैं कि that has to be the truth. Instead of verifying things on credible news sources, what they do is they forward it to all their other auntie and uncle WhatsApp, Desi Muslim WhatsApp groups, and that's how you create conspiracy theories. Again, this is not limited to aunties and uncles. People of my generation and younger, also kids, are perpetuating this. Also, it's just it's laziness, to be honest. It's echo chambers, right? We जो हमारे social media news feeds के अंदर आता है, वो we automatically assume it to be true until it's proven false. When we see, it's called confirmation bias. When something confirms what we believe, we tend to believe it, and when something tends to go against what we believe, we tend to disregard it, right? That's why a lot of Trump supporters and right-wing Islamophobes, anything positive about Islam or Muslims or anything against Trump, they call fake news, right? So if you don't like something, you automatically just call it fake news. Anything that you like, you consider it to be real news. And so, मैं हर बंदे को कहता हूँ कि please, खुदा के वास्ते, when you get a forward on WhatsApp, number one, don't assume it to be true. Assume it to be false unless it comes from you can click on the link and it comes from a credible news site. If it comes from BBC World News or CNN or The Economist or Dawn newspaper, whatever it is, make sure it's a credible news site. And if it doesn't have any sort of credible sourcing, don't forward it. This is, at the end of the day, this is going to hurt people. This is going to kill people. I've seen conspiracy theories and forwards saying a Japanese doctor once said that if you hold your breath for 10 seconds, कि आपको COVID-19 नहीं है. It's bakwas. I mean, it's untrue. All you have to do is type that into Google and you'll know that it's untrue. लेकिन लोग lazy हो चुके हैं, right? We just scroll through our social media news feeds, and so again, just to be more cautious and aware. And at the end of the day, err on the side of caution. It's better not to spread something. At the end of the day, unless you can verify something, don't click forward. मैं हर बंदे को ये बताता हूँ, मैं अपनी अम्मी को बताता हूँ, मैं अपनी बीवी को बताता हूँ, अपने दोस्तों को बताता हूँ, बहन भाइयों को बताता हूँ, अपने आप को बताता हूँ मैं कि अगर मुझे कुछ मिलता है कि अगर मैं फॉरवर्ड करूँ, इसमें कुछ फायदा है, इसमें ये वेरीफाइड, इसमें फायदा है, ये खैर है कि शर है. अगर शर है तो नहीं करना चाहिए. इस्लाम भी हमें ये सिखाता है. तो लेकिन we live in a fast brain world. We live in 24/7 news cycle, and things go viral instantly. And it's ironic that we're dealing with a pandemic and we're talking about things going viral. But again, it's just one of the it's one of the sad byproducts of, I guess, living in the year 2020. सही बात है. और मेरे आईब्रोज उस वक्त रेज हुए अरसलान, जब जूडी माइकोविट्स की जो वीडियो थी वो YouTube ने टेक आउट कर दी. तो उससे मुझे लगा कि यार ये why are they doing it?
तो because it's getting out of hand. I mean, like, they would leave it on there, but they know that it's this sort of fake, this perpetuation of fake information is becoming so problematic that they finally had to say, we're not going to take this anymore. Things that are blatantly untrue, we are going to remove, and which is a good thing. You know, we obviously every country protects the freedom of speech, but we don't have to protect the freedom of false speech, especially when it's hurting and killing other people. ठीक बात है। अच्छा, ज़रा थोड़ा-सा मुझे कम्युनिटी के ऊपर ज़रा एक रिव्यू दे दें, क्योंकि जब मैं वहाँ पे था उस वक़्त आप भी काम कर रहे थे, हम भी काम कर रहे थे, मैं भी सीएनएन पे होता था, जाता था, आप भी जाते थे। तो जी। ये भी सारा सिलसिला चल रहा होता था, लेकिन हम कम्युनिटी को देख रहे थे कि कम्युनिटी में कई प्रॉब्लम्स भी होते थे, लेकिन कई जगहों पे कम्युनिटी ने बड़ा अच्छा भी बिहेव किया। ख़ास तौर पे जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन थी उसमें काफ़ी राइज़ हुआ। अमेरिकन मुस्लिम अलायंस डॉक्टर आगा सईद साहब जो थे वो बड़ा उसको एक्टिवली लेके चल रहे थे। वेयर डू वी स्टैंड नाउ? वेयर डू वी स्टैंड एज ऑफ टुडे एज अ कम्युनिटी, पाकिस्तानी मुस्लिम कम्युनिटी इन द यूएस? Well, we have 3 Muslim members of Congress, which we didn't have, Israr bhai, jab मेरे बाल काले थे. Alhamdulillah, we now have 3 members of Congress who are Muslim. We have Congressman Andre Carson, Democrat from Indiana. We have Congresswoman Ilhan Omar from Minnesota, and Congresswoman Rashida Tlaib from Michigan. On top of that, we have a lot of other elected officials at the local, state, and city levels who are becoming elected into office. We have Muslims who are mayors of cities and state legislatures, city councils, and with this COVID-19 crisis, many of the doctors and the healthline professionals who are on the front lines, helping people are Muslims. There's been some statistics out there कि जो state of Michigan है उसके अंदर जो 15% of doctors Michigan में are Muslim. Some statistics have Muslim doctors that almost as high as 1 in 10 across the country. And the sad thing is that most Americans don't know that their doctors are Muslim, or their lawyers are Muslim, or their accountants are Muslim. So getting more out there, especially in terms of Trump's Islamophobia. I think if there's one benefit or one silver lining, I think is a better word, one silver lining from the Trump administration is that, especially ever since the Muslim ban, right, the Muslim travel ban, where he banned people from 6 countries from entering the United States, there's been a lot more of outreach and support for the Muslim community from other communities like the Latinos and African Americans, other minority communities who've been marginalized, to serve as allies for Muslims. And so even though there is a growth in Islamophobia in the United States and in the West, I think that the silver lining is that there's also been a rise in support as well. And so again, like I said, it's a generational issue. This is something that our kids and our grandkids will have to deal with as well. But again, at the end of the day, when they write about the civil rights history of Muslims in the United States, we're still in the first chapter right now. Okay. अच्छा, दूसरी तरफ ये मुझे बताएं कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उनकी इस वक्त जो कैंपेन तो जाहिर है कि ऑन होल्ड पे ही है, सारों की चल भी रही है, लेकिन ऐसा इस तरह की तो कैंपेन नहीं हो रही जिस तरह नॉर्मली अमेरिका में हुआ करती है। लेकिन एज ऑफ टुडे क्या सूरत हाल है ट्रंप की? जो सर्वे चल रहे हैं, पोल्स चल रहे हैं, उनके हिसाब से, और वैसे आपकी जो पल्स है वो क्या कह रही है? इसरार भाई, मैं आपको सच बताऊं, I think anybody who tells you they know what's going on or can predict what's going to happen in November 2020 in the election is lying to you. अच्छा. We live in a brave new world now. First of all, अभी 6 महीने हैं November तक. Allah knows what's going to happen before then, right? On top of that, the Democrats have a presumptive candidate in Joe Biden. When people, Bernie Sanders was really, energizing the young progressive wing of the Democratic Party. I don't know what's going to happen. It's going to depend on who Joe Biden picks as a running mate. It's going to depend on the U.S. economy. I mean, we're not only in the throes of a recession, but we're well on our way to a depression. अगर ये 6 महीने depression रहे, if we hit 40-50 million
unemployment numbers, something that the country has never seen before, that could have a major impact as well. But Trump could win also. If Trump won, I wouldn't be surprised. If he lost, I wouldn't be surprised. But again, I think that the world is in such a strange place right now that making any sort of political prediction is just would not be wise. ठीक है. अच्छा, एक क्वेश्चन हमारे व्यूअर ने लिखा है जी कि आपने बात की थी ना बीबीसी और सीएनएन जैसे इदारों की कि वो उनकी बात अगर हो तो उसके ऊपर बिलीव करें, तो उन्होंने कहा कि who says that BBC, CNN and other mainstream media is a credible source? Well, they're more credible than WhatsApp forwards from your chachi or your pupu, right? I mean, they've been vetted with editorial standards. I mean, whether or not you think that there's a bias within Western media today, I mean, obviously I'm somebody who deals in Western media for a living. But at the end of the day, there are editorial standards. When they make mistakes, more often than not, within the age of social media that we live in, they'll admit it. They'll issue corrections, retractions. They do fact checking all the time. That's how we know that President Trump is lying most of the time. If we're not going to believe mainstream news outlets, फिर आप अपनी चाची और पुप्पी की WhatsApp पढ़ के आप खुश हैं. I mean, there's not much I can say to that other than this is what we have. Journalism is a full-time job for most people. They take it very seriously. There obviously are a handful of clowns out there within journalism who give it a bad name, but at the end of the day, BBC, CNN मत पढ़ें, Economist पढ़ें आप, Agence France Presse पढ़ें आप. Find the mainstream news outlet that you find to be credible, and follow that. Just don't take the word of your chachi or pupu, over the research and the editorial standards of mainstream media outlets that spend their days and nights doing this as their primary source of income. तो असलान, यहाँ पे जो इस वक्त सूरत-ए-हाल है अमेरिका में, the day one प्रेसिडेंट ट्रंप ने टेक ऑन किया CNN को, एक लिहाज से मैं क्रेडिट तो देता हूँ CNN को कि उन्होंने मतलब उस ऑनस्लॉट का मुकाबला किया, एंड दे केप्ट ऑन रेजिस्टिंग. ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि उनको क्रेडिट जाता है. तो अभी क्या सूरत-ए-हाल है? अभी तक वही क्लैश है मीडिया के साथ, उनका रिलेशनशिप उसी तरह है सिवाय फॉक्स के, किसी को लिफ्ट नहीं करवाई जा रही, किसी को क्रेडिबल नहीं समझते वो. That's pretty much, you basically hit the nail on the head. The Trump administration has basically, completely sidestep the media. They very rarely have White House press briefings. When they do, they oftentimes get contentious where reporters, get yelled down. They get called disgusting and other galiyan or insults by the president. They only answer questions from friendly media outlets like Fox News and other right-wing media outlets. It's a joke. Nobody says that it's not a joke. I mean, sadly, in many ways, we in America have become the laughingstock of the world, and rightfully so. I mean, we have a president who lies on a daily basis, who not only doesn't tell the truth, but when given sound policy advice by experts, medical experts, when it comes to COVID-19, medical doctors who spend their entire careers dealing with sickness, illness, pandemics, and scientific research. What can I say? हम दूसरे मुल्कों का बड़ा मजाक उड़ाते थे, when they had dictators and despots and autocrats and crazy leaders, and now we happen to have one as well. And so, again, for those of us who are intellectually honest, we admit that, and we want the world to know that not all Americans support Donald Trump. A lot of them don't, and the ones that don't will continue to peacefully resist and call out all of his lies and all of the hatred and division that's coming from not only from him, from his advisors, from his supporters, to help reclaim our country. We don't want to make America great again like Trump. We just want to make it, the land where everybody can live freely and peacefully and safely, regardless of their racial, ethnic, or socioeconomic backgrounds. अच्छा, मुझे बताएं अर्सलन के
न्यू यॉर्क आपको पता ही है, न्यू यॉर्क आप भी जाते रहे हैं, मेरा भी वहाँ पे ताल्लुक है. Why New York has become a ground zero for COVID-19? क्या मसला हुआ? देखिए इमिग्रेंट्स तो न्यूयॉर्क में भी हैं, तो डीसी में भी हैं इमिग्रेंट्स, शिकागो में भी हैं, कैलिफोर्निया में भी हैं, कहाँ पे नहीं है इमिग्रेंट्स? लेकिन ग्राउंड जीरो न्यूयॉर्क, व्हाई? Because it's the biggest city in our country. New York is our Karachi, right? I mean, it's so densely populated. Not only is it densely populated, it's one of the primary ports of entry for any immigrant anywhere around the world, right? So if you're flying from Shanghai, you're flying from Cape Town or Sydney or Singapore, you're probably going to connect in JFK before you go anywhere else in the country. I mean, that's the short and long answers, because number one, it's the largest city in the country, and again, because it's still the primary port of entry, for any sort of airport disembarkation. And like I said, New York is our Karachi, and so just imagine that. तो अभी जो सूरत है इसमें अरसलान, आप पर्सनली अब आपके क्या लैंडमार्क्स आपने अचीव करने हैं? काफ़ी कुछ तो आप कर चुके हुए हैं, अब आपका पर्सनल लैंडमार्क्स नियर फ्यूचर में कोई आपने सेट किया हुआ है, या आप इसी पैटर्न पे चलते जा रहे हैं? नहीं, as long as अल्लाह मुझे क़यामत के दिन माफ़ कर दे, मैं ठीक हूँ. मैंने जो अपनी पूरी ज़िंदगी इंशाल्लाह दिया है और इंशाल्लाह दूँगा दूसरों के लिए. मैं इस इंसानी हुकूक का वकील मैं इसलिए बना हूँ. आपको पता है कि ह्यूमन राइट्स लॉयर्स हम पैसे कुछ नहीं बनाते, लेकिन दूसरों के लिए हम जीते हैं. This is something that this is not a job for me. This is not a career for me. This is a calling from Allah. अल्लाह ने बस मेरे अंदर दूसरों का प्यार डाला है, और जो इस्लामिक प्यार जो होता है, जिसमें आप दूसरों की खिदमत करना चाहते हैं, जो मजदूर लोग हैं, जिनको खाने को नहीं, पीने को नहीं, माँ बाप नहीं है, दूसरों के लिए आवाज़ बनना, जिनके पास आवाज़ नहीं है, मैं बस ये करना चाहता हूँ, इंशाल्लाह जब तक मैं जिंदा हूँ. अल्लाह ताला कामयाब करेगा आपको. अरसलान, ये मुझे आखिर में ये बताएं कि अभी आप तमाम लोगों को आखिरी पैगाम जो अगर आप देना चाहें, व्हाट इज द जिस्ट ऑफ योर मैसेज, पर्सनल लेवल पे भी और कलेक्टिव लेवल पे भी? मेरा मैसेज सिर्फ ये होगा कि अल्लाह ने हमें सिर्फ एक जिंदगी दी है. देयर इज नो ड्रेस रिहर्सल. जब अल्लाह ने हमारी मौत लिखी है, वो हम चले जाएंगे, और उसके साथ एक पैसा नहीं जाना हमारे साथ. मैंने आपको शुरू में कहा था कि कफन के अंदर जेब नहीं होती. तो जब तक हम हैं यहाँ पे, जो रिस्क अल्लाह ने हमें दिया है, जो हलाल रिस्क अल्लाह ने दिए, वो दूसरों के लिए आप खिदमत के लिए दें, अपनी फैमिली के लिए भी दें ज़रूर, अपने लिए आप सेव करें, आप अच्छी ज़िंदगी गुजारें, लेकिन ये भी आप ऑलवेज याद रखें कि most of us who are watching this live lives that are 99% better than 99% of the world. जो लोग पाकिस्तान के अंदर भूखे रहते हैं, जो मिडिल ईस्ट में जो 120 डिग्री टेम्परेचर में पूरा दिन काम करके रोज़ा रखते हैं, जो अफ्रीका के अंदर जनरेशन ऑफ चिल्ड्रन just who have been wiped out by famine and war. This is it. Live your life for others. Inshallah, if you live your life for others, then inshallah, at the end of the day, वही लोग इंशाल्लाह कामयाब होंगे. इंशाल्लाह कामयाब होंगे. अरसलान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आप यकीन करो कि मैं आज पर्सनल लेवल पे बहुत खुश फील कर रहा हूँ अपने आप को. इतने सालों के बाद आपसे मुलाकात हुई है, और एक अच्छी कॉज के लिए हुई है. सबसे बड़ी बात तो ये है कि अच्छी कॉज के लिए हुई है. अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे. अल्लाह ताला जो कामयाब करने के बाद आपके जो मुख्तलिफ दीगर प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान में, वो भी कामयाब करे, और ये सिलसिला आगे से आगे चलता जाए. Inshallah, it was a pleasure to be with you, Israr bhai. More than anything, it was good to see your face. Like I said, 20 साल से दोस्त हैं, इंशाल्लाह 40-50 साल और इंशाल्लाह दोस्त रहेंगे. इंशाल्लाह. बहुत बहुत शुक्रिया अरसलान. थैंक यू वेरी मच, और अल्लाह ताला आपको खुश रखे. बड़ी बड़ी मेहरबानी. बहुत शुक्रिया. खुदा हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम.